So, very good morning, children. Today we are going to learn subject physics, chapter 3, part 3. I'm going to remind you some symbols. Like if you write it like this, then this is an ammeter, a positive sign, negative sign must be there. And this is a voltmeter, a positive or negative sign must be there. और ये वोल्टेज का मेजर करते हैं और ये करंट का मेजर करते हैं एम्पियर में. और एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है. इसमें जो नीडल है वो एक तरफ डिफ्लेक्ट करता है, इसमें जो नीडल है वो भी एक तरफ डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसमें जो नीडल है वो बीच में रहता है, वो इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है या उधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है ना. सो बहुत सारे डिफ्लेक्ट हो सकता है. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का दिक्कत नहीं होता और इसमें लिखते भी नहीं हम, सिर्फ G is a symbol, V is a symbol for voltmeter and A is a symbol for ammeter. And then we have a resistor like this we already know. और अगर थोड़ा वेरिएबल रेसिस्टर है तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं. और एक रियोस्टैट है, ये भी वेरिएबल रेसिस्टर है लेकिन थोड़ा वेल मैन्युफैक्चर्ड वेरिएबल रेसिस्टर है. रियोस्टैट उसको अपन ऐसे बनाते हैं, एक रेसिस्टर एंड देन it has 3 terminals A, B, C, 3 terminals it has. So इसको 3 जगह से जोड़ा जा सकता है ना. और इसको आगे पीछे ये स्लाइडर है, स्लाइडर को आगे पीछे करने से इसका रेसिस्टेंस वेरी होती है क्योंकि ये A से लेकर C तक की रेसिस्टेंस उठाते हैं. इसको और आगे इधर कर देंगे तो ज्यादा रेसिस्टेंस को उठाएगा और कम करेंगे तो कम रेसिस्टेंस को उठाएगा. So it depends on which terminals you are using. ए और सी यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से होगी, बी और सी यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से होगा. और अगर आप ए और बी यूज करेगा तो फिर ये तो एक वेरिएबल रेसिस्टर ही नहीं बनेगा, ये तो एक नॉर्मल कांस्टेंट रेसिस्टर बनेगी. ओके, सो दीज आर द सिंबल्स दैट वी नॉर्मली यूज. और यहाँ पर एक की का जो सिंबल है वो ये यूज करेंगे. इट्स एन ओपन की और क्लोज की का जो सिंबल है उसमें बीच में एक डॉट लगाएंगे, सो दैट इज ए क्लोज्ड की. और ओपन की का मतलब है कि इसमें स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है अभी, इसका मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग. लेकिन ये क्लोज्ड की का मतलब है इसमें करंट फ्लो हो रहा है. देयर आर 4 रेसिस्टर्स, 4 डिफरेंट वैल्यूज है इसकी. सेम वैल्यू नहीं है रेसिस्टर का, अब सेम वैल्यू भी हो सकता है बट हियर इट इज 2 R1, R2, R3, R4. ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको नेम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और इसका एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया ताकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए. सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो ये बताता है कि हाँ इसमें करंट है करके. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज ए सेल, और आप मल्टीपल सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज अ सर्किट. तो ये एक डायग्राम में गैल्वेनोमीटर है, दूसरी डायग्राम में सेल का इस्तेमाल किया गया है. सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली. और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बैलेंस्ड कंडीशन भी है. सो विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स लेटर, बट नाउ लेट्स नेम द जंक्शंस हियर A, B, C और D. सो ये बैलेंस कंडीशन जो है वो हम डिराइव करेंगे. तो उसके लिए ये सेल में से निकलने वाला जो करंट है वो I मान लेता हूं मैं. सो जो निकलेगा वही एंटर होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट जंक्शन रूल, द फर्स्ट रूल. अनदर करंट लीविंग मस्ट बी इक्वल टू करंट एंटरिंग. सो यहां पर 2 पाइपलाइन है, तो एक पाइपलाइन से अगर पानी भी आएगा तो 2 पाइपलाइन में थोड़ा मतलब मोटा पाइपलाइन है तो उसमें ज्यादा जाएगा, पतला पाइपलाइन है तो उसमें कम जाएगी. वैसे ही है यहाँ पे, अगर ज्यादा रेसिस्टेंस है तो कम करंट जाएगा और कम रेसिस्टेंस है तो ज्यादा करंट जाएगा. सो व्हाटएवर इट इज आई एम पुटिंग इट लाइक I1 एंड I2, राइट. और ये I1 यहां से जाएंगे ऐसे और यहां से ये बटेगा तो थोड़ा बहुत करंट इसमें से जाएगी IG, है ना. आई एम पुटिंग इट लाइक IG मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. और ये R3 से जो करंट जा रहा है उसको I3 मान लेते हैं. और फिर ये जो I2 है यहाँ आ गया, IG यहाँ आ गया, और ये I2 और IG मिलके एक नया करंट बन के यहाँ जाएगा, दैट इज I4.
R4 के अंदर से जो जा रहा है उसको I4 मान लेते हैं, और ये I4 और I3 मिलके यहाँ पर वापस I1 पे जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, बाय जंक्शन रूल at A, what we can write? I is equal to I1 plus I2, और at B, at C क्या लिख सकते हैं? Again I is equal to I3 plus I4. And what if अगर आपने इस रेसिस्टर को इस तरह एडजस्ट कर लिया कि रेसिस्टेंस का वैल्यू आपने इस तरह एडजस्ट कर लिया कि किसी में 2 डाल दिया, किसी में 4 डाल दिया, व्हाटएवर इट इज, आपने इस तरह एडजस्ट कर लिया कि आपने देखा है कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल जीरो पे खड़ा है ना, तो गैल्वेनोमीटर अगर आप ऐसे करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल ऐसे खड़ा है जीरो पे, और यहाँ 10, 20, 30 ये गैल्वेनोमीटर का नॉर्मल जो आपके लैब में जो है उसकी मार्किंग है। तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो पे खड़ा है तो हम उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और करंट फ्लो हो रहा है तो अगर इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है और ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि ये इधर से भी करंट फ्लो के ऊपर जा सकता है, फिर ऊपर से मिलके वहां जा सकता है, व्हाटएवर कोई भी पॉसिबिलिटी है। सो ये जो गैल्वेनोमीटर है नल डिफ्लेक्शन का मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। सो ये जंक्शन रूल अपन बाद में लगाते हैं, नल डिफ्लेक्शन के बाद लगाते हैं। सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, the current through the galvanometer is zero. Yeah, galvanometer shows null deflection. Null deflection. Galvanometer shows null deflection. So then, at B, by junction rule, what we can write? ये जो करंट आ रहा है I1 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस IG, लेकिन IG जीरो होगा तो I1 इज इक्वल I3। और एट जंक्शन D बाय जंक्शन रूल व्हाट वी कैन राइट, I2 इज करंट एंटरिंग, IG इज आल्सो द करंट एंटरिंग। सो ये IG यहाँ पे आ रहा है एंटरिंग, लेकिन लीविंग जो है वो I4 है, लेकिन हम जानते हैं IG जीरो है, सो I2 इज इक्वल टू I4, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I3 अपॉन I4, ऐसा इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I3 अपॉन I4, इक्वेशन नंबर 3। So now let's go for the loop rule. So जो किरचॉफ का लूप रूल मैंने बताया कि सेम डायरेक्शन में जाते वक्त पॉजिटिव मानेंगे, और बैटरी का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका साइन बैटरी का वोल्टेज का साइन होगी, तो उसके हिसाब से है ना उसको ऑपोजिट भी मान सकते हैं, पूरा एंटायर थिंग ऑपोजिट भी मान सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक साइन डायमेंशन से चलो। सो I1 upon I2 is equal to I3 upon I4. That is our final result of this calculation. अब अपन इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, वो है लूप। सो मैं यहाँ पर 3 लूप मेरे पास है, A B D, A B एक लूप है, और B C D B भी एक लूप है, और ये B C D A भी एक लूप है ना, कंप्लीट लूप और दो छोटे छोटे लूप। सो छोटे छोटे लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इन दी लूप A B D A। सो इन द लूप A B D A व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तब की बात है, IG तो जीरो है, तो A से B जाएंगे तो वहां पे जो करंट आएगी वो I1 R1 पॉजिटिव आएगा।
फिर B से D जाएंगे तो हम जानते हैं कि IG इंटू जी, इसका रेसिस्टेंस G मान लेते हैं तो IG इंटू जी आएगा। और यहां से उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस, क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है, क्योंकि आप A से B गया, B से D गया और आपका लूप पूरी नहीं हुई है, लूप पूरा करने के लिए D से A जाएंगे, लेकिन करंट तो उल्टा आ रहा है, तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। और इस IG 0 है तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ब्रैकेट में IG 0। और फिर इसमें आप I1 अपॉन I2 को डिवाइड में लाएंगे तो R2 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 4। एंड नेक्स्ट इन द लूप, अब ये छोटा वाला लूप इस्तेमाल करते हैं, B C D B, आप उल्टा भी कर सकते हैं, B D C B, कैसे भी करो, मैं B C D B कर रहा हूं, B C D फिर वापस B। और इस लूप में B से C जाएंगे तो प्लस I3 R3, क्योंकि आपका जाना और करंट के जाना सेम डायरेक्शन में, और C से D जाएगा तो आपका जाना करंट के जाना बिल्कुल ऑपोजिट है, तो माइनस I4 R4। और फिर आप वापस DB है ना, B से C, C से D, D से B, D से B जाएंगे तो IG भी ऑपोजिट में है, तो माइनस IG और उसका जो रेजिस्टेंस G है इक्वल टू 0, लेकिन IG का वैल्यू 0 है, तो इसलिए I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। सो ये हमारा पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, याद भूलना नहीं है, I1 अपॉन I2 क्या है, इज इक्वल टू I3 अपॉन I4 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये तो वही रहेगा। और I3 अपॉन I4 का वैल्यू क्या आएगी भाई, R4 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 5। So putting this equation 4 and 5 in equation 3, I1 और I2 के जगह में लिख सकता हूँ R1 और R2 और R1, और I3 और I4 के जगह लिख सकते हैं R4 अपॉन R3। और इसका भी रेसिप्रोकल करता हूँ, इसका भी रेसिप्रोकल करता हूँ, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो इसका मतलब है कि ये ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन पे अभी तक शुरू से हमने क्या माना कि गैल्वेनोमीटर में 0 करंट। अब तब इसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और अगर मैं इसका उल्टा मीनिंग निकालूं तो बात ये है कि अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है तो इसकी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट होगी वो 0 होगी, वाइस वर्सा। So this condition is called the balance condition of the bridge. This is a Wheatstone bridge, और ये Wheatstone bridge का बैलेंस कंडीशन ये है कि करंट 0 है, और करंट 0 तब होगी जब करंट 0 कहां पे, गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 तब होगी जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा। तो करंट यहाँ पे कनेक्शन तो है, फिर भी करंट यहाँ से ऐसे जाएगा नहीं, करंट डायरेक्ट R1 से R3 में जाएगा, R2 से R4 में जाएगा, वापस इधर आ जाएगी। Even though there is a middle connection, the current will not flow in that. So such a condition is called the balance condition of Wheatstone bridge. And this principle R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, where the current will not flow through the galvanometer, is called Wheatstone bridge principle. So meter bridge. So what is this meter bridge? So meter bridge actually एक वुडन फ्रेम है ना, एक पलंग जैसा है मान लो, पतला सा। सो एक वुडन फ्रेम है, उस वुडन फ्रेम में आपने कॉपर का कुछ प्लेट्स है ना, ऐसे शेप का, एल शेप का प्लेट्स, और एक और प्लेट, फिर एक गैप, फिर एक और वुडन प्लेट, सॉरी एक और कॉपर का प्लेट है ना, कॉपर या स्टील का प्लेट, अधिकतर कॉपर का यूज होता है ना, ये कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, और ये तीनों प्लेट को एक वुडन फ्रेम में क्या किया गया है, फिट किया गया है। सो वुडन फ्रेम में यहाँ पे शो नहीं कर रहा। एंड देन देयर इज ए कांस्टेंट एंड वायर। कांस्टेंट एंड एक स्टैंडर्ड रेसिस्टर के रूप में यूज होता है, क्योंकि एक अलॉय है जिसकी
टेम्परेचर कोएफिशिएंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से उसका रेसिस्टेंस वेरी नहीं होता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, या आप इसको रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, ऐसे एक फॉर्मूला है आपकी बुक में दे रखी है, जहां पे अल्फा जो है ये नेगेटिव होता है कंडक्टर के लिए और रेसिस्टेंस कम हो जाती है, और सेमीकंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव होता है, रेसिस्टेंस सॉरी उल्टा है, कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस ऐसे हो जाती है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के लिए ऐसे हो जाता है, कम हो जाती है रेसिस्टेंस। लेकिन अगर आप कांस्टेंट की बात करें या अलॉयज की बात करें, उसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब हल्का सा इसमें वेरिएशन होती है, तो अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस कम होती है। तो इसीलिए हम कांस्टेंट वायर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कांस्टेंट वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज, क्योंकि ये 1 मीटर लेंथ वाला एक ब्रिज है। और यहां पर 2 कनेक्टिंग लीड है, यहाँ पे एक रेसिस्टर आप रख सकते हैं, और यहां पर एक अननोन रेसिस्टर रख सकते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं। सो दिस इज अ नॉन रेसिस्टर एंड दिस इज एन अननोन रेसिस्टर। अननोन रेसिस्टर को x मान, एंड देन यहां पर एक और कनेक्शन है जिसमें से एक वायर जाता है और एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट होती है, और वो गैल्वेनोमीटर का जो कनेक्शन है वो सीधा इसमें आते हैं, और एक जोकी से कनेक्ट होता है। जोकी का मतलब है कि एक मेटल जो उसके ऊपर स्लाइड हो सकता है ना, क्योंकि वो उसे कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसके ऊपर आगे पीछे स्लाइड हो सकता है। सो अभी यहां पर एक तरह की 4 रेसिस्टर आ गए, एक रेसिस्टर R आ गया, एक रेसिस्टर X आ गया, और एक रेसिस्टर यहां से लेकर यहां जोकी तक, फिर एक चौथा रेसिस्टर जोकी से लेकर यहां तक। सो ये 4 रेसिस्टर आ गया, और इनके बीच में, और ये 2 रेसिस्टर और ये 2 रेसिस्टर के बीच में एक डायगोनल, तो ये हो गया जिसमें गैल्वेनोमीटर है। फिर ये 2 रेसिस्टर के बीच में एक और डायगोनल आ गया, और वो है सेल। तो ये सेल आप कहीं पर भी बना सकते हैं भाई। सो मैं एक सेल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, लेकिन ये दोनों से कनेक्ट होना चाहिए। सो नाउ बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे ले जाओ, क्या एक तरह की ये जो वायर है वो ये एडजस्टेबल रेसिस्टर है, क्योंकि अगर इनके रेशियो अगर सेम होगी, इनके रेशियो 1/2 है और इनके भी रेशियो 1/2 है, तो दोनों का रेशियो सेम होगा, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा, तो फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन होगा। सो इसीलिए गैल्वेनोमीटर को जब आप ए पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा है सपोज, तो आप बी पे रखेंगे तो उस तरफ जरूर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर नहीं कर रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं कर रहा, तो आपकी कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज है, दैट्स अ मीनिंग। सो यहां पर आप उस तरफ इसको ए पे रख के उस तरफ डिफ्लेक्ट करा सकते हैं, और बी पे रख के इस तरफ डिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग तब होगा जब आप लोग स्कूल आएंगे, है ना, व्हेनेवर देयर इज ए डिग्री बाय द गवर्नमेंट, जब हमें गवर्नमेंट अलाउ करते हैं स्कूल आने के लिए, और आपका रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट होगा, तो आपको जब एक्सपेरिमेंट्स लैब में होंगे तो आपको इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। सो अभी इसको 2-3 बार देखो और समझने का कोशिश करो कि ये होता क्या है, और इसकी वीडियोस भी YouTube में अवेलेबल है। मीटर ब्रिज डाल के देखेंगे तो मीटर ब्रिज कैसे काम करते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेगा, एंड इवन स्टूडेंट्स का डाला हुआ वीडियोस भी मिलेगा। ओके, सो ये है एक मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, और वर्किंग तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ये R1 है, ये हम यहां से यहां तक रेसिस्टेंस R2 है, और ये R3 है, और यहां से यहां तक रेसिस्टेंस R4 है। सो इसका जो लेंथ जहां पे ये नल डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है उस लेंथ को L मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो है 100 माइनस L हो जाएगी, है ना। सो रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर को मैं मान लेता हूं, रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, इसको मान लेता हूं
स्मॉल लेटर आर, है ना, या एक्स, कुछ भी रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर को एक्स मान लेते हो, एक्स ओम, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस है एक्स ओम, तो एल सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, एल इंटू एक्स, और 100 माइनस एल का क्या होगा, 100 माइनस एल इंटू एक्स। सो इसका रेसिस्टेंस आएगा R2 का LX और R3 का 100 माइनस LX, और ये ये R4 है, ये R1 है, और ये R2 है। So ये R1 is R, R2 is LX, R3 is X, और R4 is 100 माइनस L into X। ये कैपिटल X और स्मॉल लेटर X से कंफ्यूज मत होना, आप कोई और सिंबल यूज कर सकते हैं। मैं कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस का ही सिंबल यूज कर लेता हूँ R, है ना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे नीचे लिख रहा है कि ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर बाय सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब नल डिफ्लेक्शन, ब्रिज बैलेंस का मतलब है गैलोमीटर शोस null deflection. So when galvanometer shows null deflection, you can say R1 upon R2 must be equal to R3 upon R4. R1 है R, R2 है LR, और R3 है X, और R4 है 100 minus L into R. So यहाँ पर X का वैल्यू जो है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा, X is equal to R upon LR into 100 minus L into R. So R cancel. So X is equal to R into 100 minus L upon L. So एक अननोन क्वांटिटी जो है X का वैल्यू, आराम से आप इस लेंथ को फाइंड करके, इवन if आपको पर सेंटीमीटर तो कट रहा है ऑलरेडी, तो उसके भी जरूरत नहीं, सिर्फ लेंथ का वैल्यू पता करना है बस। तो ये पूरी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ लेंथ ढूंढना पड़ता है। सो लेंथ तो मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये जो रेसिस्टर है यहाँ पे दे रखा है, ये स्टैंडर्ड रेसिस्टर है, उसमें 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, कितना ओम है अपन को ऑलरेडी पता है, तो वो वैल्यू लिख देंगे। फिर 100 माइनस एल, जो भी एल का वैल्यू लिख रहा है वो इसके अंदर डाल के कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज मीटर ब्रिज, और ये प्रैक्टिकल और थियरी दोनों में है, और ये फॉर्मूला आपको वहां पे काम में लेना पड़ेगा। ओके, सो इसका एरर को कम करने के लिए एक बार इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दूसरी बार ये एक्स को इधर डाल देते हैं, आर को उधर ले जाते हैं, जिससे इसमें जो एंड करेक्शन है, एंड में जो रेसिस्टेंस वगैरह, ये जो कॉपर का भी ये रेसिस्टेंस वगैरह है वो सब नलिफाई हो जाती है ना। इसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो है वो मोर एक्यूरेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा लेना है, और इसको उल्टा सीधा भी कनेक्ट करके वाले एक्स को इधर कनेक्ट करना है, आर को उधर कनेक्ट करना है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा एल अपॉन 100 माइनस एल आ जाएगी, 100 माइनस एल डिवाइड में आ जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा, नहीं तो फिर वहां से यहां तक को एल मान लो, फिर इसको 100 माइनस एल मान लो। सो वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, वो तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो थियोरेटिकली दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। सो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियोमीटर, और इसमें किरचॉफ का लूप रूल का इस्तेमाल करना है आपको। सो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जिसमें जो कि करंट को ड्रॉ करे बिना ये पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक एक्चुअल ईएमएफ ऑफ ए सेल ये फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली जो वोल्टमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है, तो इसलिए वो वोल्टमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट जो है वो पोटेंशियोमीटर जो बता रहा है वो है। सो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली इट इज नॉट ए सिंपल डिवाइस, इट इज एक्चुअली जस्ट लाइक मीटर ब्रिज। तो ये भी एक वैसे बड़ा सारा वुडन बोर्ड है, और ये वुडन बोर्ड में आपको 2 टर्मिनल दिया गया है, और ये 2 टर्मिनल में आपने बहुत सारा वायर, आपके स्कूल में जो पढ़ा है वो लगभग 10 मीटर लंबा है, मतलब 10 एक मीटर का 10 पार्ट्स है इसके। हालांकि एक ही वायर है, उसको मोड़ मोड़ के बनाया गया है। सो
10 मीटर लंबा है। और अगर आप इसमें 2 टर्मिनल से ए और बी मान लो, सो ये इसका वुडन फ्रेम है 18। वुडन फ्रेम तो हमारे सर्किट में काम की नहीं है, तो हम स्कीमेटिक डायग्राम नहीं बना रहे, सर्किट डायग्राम बना रहे। और ये पोटेंशियोमीटर का ये वायर कितने भी लंबा हो सकता है ना। और ये यहां से आप एक कनेक्शन ले रहे हैं और एक बैटरी में दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा कम से कम 2 सेल वाला बैटरी होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी सही है। और यहां पर एक रियोस्टाट रखते हैं अपन, फिर एक की भी रखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ए पोटेंशियोमीटर। एक सेल है जिसको ड्राइवर सेल बोलेंगे अपन, दिस इज अ मेन सेल। और यहाँ पर एक रियोस्टाट है, और रियोस्टाट में स्लाइडर को ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ जो वोल्टेज बाहर ए बी में जो वोल्टेज आएगी, ये जो पोटेंशियोमीटर में जो वोल्टेज आएगा, इसका जो वायर में, ये भी कांस्टेंट वायर है ना, कितने भी मीटर का हो सकता है, लेकिन स्कूल में 10 मीटर लंबा है। सो ये काफी लंबा कांस्टेंट वायर है, और ये कांस्टेंट वायर में जो पोटेंशियल अपीयर हो रहा है वो इससे कंट्रोल होता है। और यहाँ पर आप रीडिंग डिवाइस के रूप में वोल्टमीटर, अमीटर वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। वैसे तो एक अमीटर और रख लेते हैं, है ना, और एक अमीटर और रख सकते हैं आप इसमें। और अमीटर जिस तरफ होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की तरफ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है अमीटर यहाँ पे शो करना। सो ये पोटेंशियोमीटर है, और यहाँ पर जो भी वोल्टेज इसकी होगी, और वो वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये जो वायर है ये भी यूनिफॉर्म है, और इसका रेसिस्टेंस भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो एल अगर ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हर जगह सेम है, तो हर 1 सेंटीमीटर पे जो रेसिस्टेंस होगी वो सेम होगी। और करंट तो एक ही करंट है, क्योंकि एक ही वायर है इसमें, है ना, तो ओनली 1 करंट विल बी देयर। सो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूले में, है ना, सो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से रो ए और सब कुछ कांस्टेंट हो गया। सो पर सेंटीमीटर जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और करंट भी कांस्टेंट है, तो V भी एक कांस्टेंट रहेगी। सो पर सेंटीमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। सो मान लो ये अगर मान लो 100 वोल्ट है, तो हो सकता है कि हर एक सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट करके ड्रॉप हो रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो वायर है ये इन्फिनिटली मेनी स्मॉल स्मॉल रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इन्फिनिटली मेनी स्मॉल स्मॉल रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सो अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से माने तो 1 सेंटीमीटर एक रेसिस्टर को माने, तो अगर ये 10 मीटर है तो इसका मतलब है 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरह 1001 सेंटीमीटर वाला रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। सो व्हाट एवर इट इज, सो पोटेंशियोमीटर ये है कि इसका जो प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल आप दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट करके आप एक क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लाइन, 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे व्हाटएवर, है ना, आप जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करेंगे अपन। सो 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आप इसको लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, इसका लिस्ट काउंट है ये कि 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल अपीयर हो रहा है ना। अब आप एक बाहर से एक सेल कनेक्ट करेंगे, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट 2 सेल्स।
सो अगर मैं खाली एक ही सेल को कनेक्ट कर रहा हूं, मान लो सपोज एक ही सेल को कनेक्ट कर रहा हूं, सो एक सेल को कनेक्ट करूंगा तो यहां पे जो कि है ना, मूविंग एक मेटल रोड मान लो, जो इसके ऊपर से मूव कर सकता हूं मैं वायर के ऊपर से, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करता है। सो इसमें करंट, इसके वजह से जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, इसके वजह से इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। सो दोनों करंट एक दूसरे को एक तरह की कैंसिल करेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक लूप का ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है ना, लेकिन करंट जीरो होने का मतलब है कि यहां से और यहां से अगर करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां से भी 5 एम्पीयर आएगा, यहां से भी 5 एम्पीयर आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर यहां से 5 एम्पीयर आ रहा है और उसके एक दूसरे डायरेक्शन से 5 एम्पीयर आके दोनों इसमें मिल के जा रहा है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 10 एम्पीयर जाएगी। तो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह है ना, अलजेब्राइक सम होती है, ऑपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं अपन इसको, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि इसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन ये कंडक्टर से जब यहां से करंट आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, और यहां से करंट के जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट मूवमेंट है तो उसका मोशन मतलब जीरो हो जाती है, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ मान लो -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और उस तरफ +5 सेंटीमीटर सेकेंड है, तो टोटल 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड देयर इज नो करंट, आप बोल सकते हैं। तो वो वाली बात है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप मेनली जो कंसेप्ट यहाँ पर समझ सकते हैं वो ये है किरचॉफ का लूप रूल। तो इसके लिए कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे E1, ठीक है, ये G, और यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट है, उसको N लिख देता हूँ। सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर में कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स। दो एप्लीकेशंस आपको लैंड करना है इस चैप्टर में, कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स। सो यहां पर एक और EMF में लगा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट दे देता हूं ताकि मैं एक ही पॉइंट पे इसको कनेक्ट करूंगा। 1 से 3 कनेक्ट होगा तो फिर फर्स्ट वाला E1 कनेक्ट हो जाएगी, अगर 2 और 3 कनेक्ट करूंगा तो फिर ये सेकंड वाला कनेक्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला कनेक्ट नहीं होगी। सो फर्स्ट वाला कनेक्ट करेगा तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आएगा N1, कोई ना कोई पॉइंट पे नॉन डिफ्लेक्शन आएगी, और दूसरा कनेक्ट से मान लो N2 पे आ रहा है, राइट। सो यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू L, बता रही है V इज इक्वल टू phi L, और phi इज अ कांस्टेंट, सो V इज प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। इसी तरह यहां पर आप लिख सकते हैं कि ε1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 या इज इक्वल टू phi L1, और ε2 इज इक्वल टू phi L2, वेयर phi इज अ लीस्ट काउंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पर सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल है। और E1 अपॉन E2 अगर आप लिखेंगे तो इसको L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं आप। सो इस तरह, है ना, खास करके आपके सिलेबस में दे रखा है कि ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो इसमें किरचॉफ का लूप रूल के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। किरचॉफ का लूप रूल के हिसाब से करेगा तो भी, है ना, E1 तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, फिर आप इसमें जो है वो phi L1 है, phi L1 तो नेगेटिव आएगा क्योंकि करंट जो है वो आपके खिलाफ फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो होएगा ऐसे, सो आपके आने के खिलाफ फ्लो हो रहा है। सो -phi L1 is equal to 0, so E1 is equal to phi L1 ही आएगा। So anyway by using this formula so you will get V is equal to phi L। so वोल्टेज अगर phi L है तो E1 भी वोल्टेज ही है भाई, phi L1, E2 phi L2, E3 phi L3, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन। सो अगर आपको दो सेल्स का EMF कंपेयर करनी है कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इसमें लगा के देखो, जो ज्यादा लेंथ का है वो उसका EMF ज्यादा है, और जो कम लेंथ पे बैलेंस हो रहा है यानी नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर, वो कम EMF वाला होगा।
सो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेसिस्टेंस फाइंड करना। सो अगर आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है कंपेयरिंग एम ऑफ टू सेल, एंड द सेकंड वन इज टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल अगर आपको फाइंड करना है, एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, सो सेम सर्किट होगी। आप एक सेल लगाएंगे और सेल के इस पैरेलल में दूसरा सेल लगाने के बजाय एक रेसिस्टर लगाएंगे, फिर इसमें एक की और लगाएंगे। सो एक बार आप जो फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे वो है विद की, विद की और विदाउट की। तो अगर आप विदाउट की करेंगे तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसमें से कोई करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं होगा, तो जो करंट, जो वोल्टेज इसके ऊपर जो अपीयर होगी वो इसका एक्चुअल वोल्टेज होगा। सो E इज इक्वल टू 5L1 लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5L1। लेकिन जब आप इसमें की है ना K2 लिख दो, इसको K1 लिखो। सो व्हेन K1 तो हमेशा क्लोज ही रहेगा, और व्हेन K2 इज ओपन ये होगा, और व्हेन K2 इज क्लोज्ड तो वहां पे V इज इक्वल टू 5L2 होगा, क्योंकि तब जो करंट वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी वो इसका एक्चुअल वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। आपने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया तो फिर यहाँ पे इस लूप के अंदर भी करंट फ्लो होगी। सो V इज इक्वल टू 5L2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, E अपॉन V इज इक्वल टू 5 कैंसिल, L1 अपॉन L2। फिर E का वैल्यू आप लिख सकते हैं V प्लस IR, और ये V को कैपिटल IR भी लिख सकते हैं आप, L1 अपॉन L2। तो I कॉमन लेंगे, I कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट I इंटू R प्लस R अपॉन R, L1 upon L2, and by calculating this you will get the final answer to this derivation. So 1 plus R upon R is equal to L1 upon L2. R upon R is equal to L1 upon L2 minus 1. R is equal to R into L1 minus L2 divided by L2. So this is a final result of internal resistance, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है ये पता होना चाहिए, और ये L1 L2 तो बाय एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, और कौन सा पॉइंट पे ये कितना नल डिफ्लेक्शन को पैदा कर रहा है, कौन सा लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है। एक बार ये जो की बिना लगाए L1 आ जाएगी, और की लगा के L2 आ जाएगा, और ये जो L2 है L1 से छोटा ही होगा, क्योंकि EMF when there is no current drawn, that is a maximum EMF. Okay, so that's all about the chapter now. Okay, अब आपको इसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो डाउट का सेशन होगा नेक्स्ट वीक, और उसमें आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीक आपको वीडियो भी मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन सेशन होंगे स्टडी बेस ऐप पे, और उस पे आप इस पूरी चैप्टर का जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग दैट 30 minutes ऑफ ऑनलाइन सेशन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस।